दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ देख रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि दिल्ली से पटना पहुंचते ही बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर जमकर के भड़ास निकाली है। नवादा में अमित शाह ने कहा था कि उपद्रव करने वालों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। अमित शाह के इस बयान पर पलटवार करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता है उल्टा लटकाने वालों को सीधा कर देगी। तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि बिहार महात्मा बुद्ध की धरती है जहां लालू प्रसाद और नीतीश भी रहते हैं। ऐसे में किसी भी दंगाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने त्योहारों के पवित्र महीने में इस तरह की साजिश रचने का काम किया है, लेकिन किसी को अब नहीं बख्शा जाएगा। सरकार पूरे मामले को काफी गंभीरता से देख रही है, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रामनवमी के दिन करीब 118 जगह शोभा यात्रा और जुलूस हर जगह शांतिपूर्ण ढंग से निकाली गई। जहाँ सासाराम और बिहार शरीफ में ये घटना हुई जहाँ और इसका प्रयास किया गया। फिलहाल प्रशासन कार्रवाई कर रही है। सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया है। लगातार बिहार को टारगेट किया जा रहा है। पहले बिहार के लोगों को तमिलनाडु के लोगों के से लड़ाने का प्रयास किए गए, जिसमें असफल होने पर दंगा करने का काम किया गया है। जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी और फिर अमित शाह का नाम लिए बगैर उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि दो लोग हैं, एक राज कर रहे हैं और दूसरे उनके एजेंट हैं। यही दोनों मिलकर के ये सब गड़बड़ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर क्या कर रहे हैं ये लोग जनता देख रही है। ये लोग सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करते हैं। उन्होंने कहा है कि लोग कितने दिन से राजनीति में हैं ये सब लोग जानते हैं और हम लोग कितने दिन से राजनीति में हैं ये भी लोग जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आज ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ों पर कब्जा करके बैठे हैं और केवल अपना दुष्प्रचार कर रहे हैं। हम लोग कहीं भी अगर अच्छा काम करते हैं तो उसे कहीं भी चर्चा नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हम लोग पूरे बिहार पर नज़र रख रहे हैं, एक एक चीज पर नजर रख रहे हैं। गड़बड़ करने वालों को किसी भी सूरत में किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हाल ही में हुई घटना पर नीतीश कुमार ने फिर से बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दोनों जगह कुछ लोगों ने गड़बड़ किया है। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छे ढंग से इसको कंट्रोल किया है। अब दोनों जगह शांति है। यह प्रशासन की टीम घर घर जाकर के लोगों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में कौन कौन शामिल है जल्द ही सबका खुलासा हो जाएगा। नालंदा और सासाराम की घटना के बाद प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है। एक एक चीज को बारीकी से देखा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मौसम में कुछ दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन बिहार में अब गर्मी बढ़ती जा रही है। इस बार कड़ाके की ठंड के बाद अब लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल मौसम ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन अब बिहार का तापमान तेजी से बढ़ने की संभावना है। आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी पटना समेत अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान बढ़ेगा। लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित बिहार के अन्य जिलों में बढ़ती गर्मी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी चंपारण समेत कुछ जिलों में आज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि समुद्री तट से थोड़ा ऊपर एक ट्रफ लाइन बनी हुई है जो झारखंड से ओडिशा, आंध्र प्रदेश से दक्षिण यानी कि तमिलनाडु तक गई है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के उत्तर पश्चिमी हिस्से में 1-2 स्थानों पर बारिश की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि सभी धर्मों के अपने अलग अलग महीने होते हैं, जहाँ उसमें कई परंपराएं सम्मिलित होती है, जहाँ कई मान्यताएं भी शामिल होती है, लेकिन सभी का उद्देश्य खुशी और एकता होता है। जहाँ ऐसे ही रमज़ान का अपना एक महत्व होता है जो इस्लामिक देशों में बड़े ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। ये मुस्लिम संस्कृति का एक बहुत ही महान महीना होता है जिसके नियम बहुत कठिन होते हैं जो इंसान में सहनशीलता को बढ़ाते हैं। रमज़ान का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये इस्लामिक कैलेंडर के 9वें महीने में आता है।
जब मुस्लिम धर्म में चांद का अत्यधिक महत्व होता है। इस्लामिक कैलेंडर में चांद के अनुसार महीने के दिन गिने जाते हैं, जो कि 30 या फिर 29 के होते हैं। इस तरीके से 10 दिन कम हो जाते हैं, जिससे रमज़ान का महीना भी अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक प्रतिवर्ष 10 दिन पहले आता है। रमज़ान के महीने को बहुत ही पवित्र पावन माना जाता है। रमज़ान में सहरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार रमज़ान माह में सूर्य उगने से पहले खाना खाया जाता है। जहाँ इसे सहरी नाम से जाना जाता है। सहरी करने का समय पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है। सहरी करने को सुन्नत कहा जाता है। इफ्तार करने के बारे में बात किया जाए तो दिन भर बिना खाए पिए रोज़ा रहने के बाद शाम को नमाज के वक्त खजूर से रोज़ा खोला जाता है, जो सुन्नत है। जब ये शाम को सूरज ढलने में पर मगरिब की अजान होने पर रोज़ा खोला जाता है। इसी को इफ्तार नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा है कि भारत राम राज्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है और सरकार और किसानों, मजदूरों, महिलाओं तथा युवाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ राजनाथ सिंह ने यहाँ एक पुस्तक विमोचन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भगवान राम द्वारा बताए गए आदर्शों के मार्ग पर चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हम भगवान राम द्वारा निर्धारित आदर्शों के मार्ग पर चलने में सक्षम रहे हैं। हम किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, छात्रों, युवाओं और फिर महिलाओं के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने देश में राम राज्य की शुरुआत की है, लेकिन हम निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। राजनाथ सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत विश्व में यानी कि दुनिया में भारत का कद बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलता था उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन आज भारत का कद बढ़ा है, भारत का सम्मान बढ़ा है। आज जब भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ कहता है तो दुनिया ध्यान से सुनती है, दुनिया को सुनना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के कल आखिरी दिन विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। जब सदन में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को स्पीकर के आदेश पर मार्शल ने उठा करके सदन से बाहर फेंक दिया या निकाल दिया। बीजेपी के विधायक सदन की कार्रवाई शुरू होते ही रामनवमी के दौरान हुई हिंसा को लेकर के सरकार से जवाब मांगने लगे, जिसके बाद स्पीकर ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को बाहर निकालने का आदेश दे दिया। दरअसल सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना को लेकर के विपक्षी दल बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सरकार की नाकामी के कारण बिहार में हिंसा घटना हुई है, जबकि सत्ताधारी दल के विधायकों का आरोप है कि बीजेपी ने सोची समझी साजिश के तहत रामनवमी के मौके पर घटना कराया है। कल जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो बीजेपी के विधायकों ने इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने हंगामा कर रहे बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल आउट करने का आदेश दे दिया। स्पीकर के आदेश पर सदन में मौजूद मार्शल ने बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को टांग करके सदन से बाहर निकाल दिया। स्पीकर के इस आदेश से नाराज बीजेपी के अन्य विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सीएम नीतीश कुमार के द्वारा ओबीसी को बीजेपी का एजेंट बताए जाने पर एआईएमआईएम ने जोरदार हमला बोला है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जिसने बिहार में बीजेपी को स्थापित किया हो वो यदि हमें एजेंट बताए तो ऐसी बातों को नोटिस भी नहीं लेते। जी हाँ, ये कहना है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। दरअसल आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासाराम और बिहार शरीफ की घटना को लेकर के एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी द्वारा दिए गए बयान पर हमला करते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट बताया। यह दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले दिनों बंगाल और फिर बिहार में रामनवमी के बाद हुए हमलों को लेकर के राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंसा के मामलों को रोकने में सरकार विफल साबित हुई है। ऐसे मामलों की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। अब नीतीश कुमार की ओर से एजेंट बताए जाने पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो ओबीसी को एजेंट कहेगा उन्हें पता होना चाहिए कि ओबीसी की नस्लें सेक्युलर रही है और कभी भी कम्युनल फोर्स से हाथ नहीं मिलाया। जो लोग 20 साल से बीजेपी का साथ हैं उन्हें ऐसे जुमले बोलना शोभा नहीं देता।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी के एजेंट होने के कारण ही असदुद्दीन ओवैसी सबसे अधिक देश में मीडिया में दिख रहे हैं। इस पर अख्तरुल ईमान ने कहा है कि अक़लियतों के एकमात्र लीडर है ओवैसी को ये लोग गुलाम बना करके रखना चाहते हैं। अगर मीडिया में दिख रहे हैं तो फिर ये अखर रहा है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जिसने बिहार में बीजेपी को स्थापित किया हो वह यदि हमें एजेंट बताए तो ऐसी बातें को नोटिस नहीं लेते। हम लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग मिलना चाहते थे, लेकिन हम लोगों से क्यों मिलेंगे? नीतीश ने हमें समय नहीं दिया। आरएसएस वालों से, मोहन भागवत से और मोदी से सीएम नीतीश कुमार मिलेंगे, लेकिन माइनॉरिटी के लीडर से नहीं मिल सकते। ये कहना है एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता ने विवादित बयान दिया है। जी हाँ, बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा है कि देश के ज़्यादातर मुसलमान पहले हिंदू थे, देश में 90% मुसलमान कन्वर्टेड है। इतना ही नहीं, एमएलए अजित शर्मा ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और कहा है कि भगवा पर सिर्फ बीजेपी का अधिकार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए एमएलए अजित शर्मा ने कहा है कि आप ये बताएं, क्या बिहार में रामनवमी का जुलूस सब जगह नहीं निकलता? सब जगह नहीं निकला, मेरे भागलपुर में भी नहीं निकला। हमारे कांग्रेस पार्टी के लोग तो भगवा पहन करके पानी पिला रहे थे, कांग्रेस का झंडा लगा करके। वे ड्रेस बीजेपी का नहीं है। वे यहाँ पर हम लोग श्री राम जो हैं वे हमारे बहुत पूजनीय हैं, सबके हैं, या हम लोग भी हिंदू हैं। इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि बिहार में हालात ख़राब है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमएलए अजित शर्मा ने अमित शाह पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 2 जगह अमित शाह जाते हैं, दोनों जगह की घटना घटी है। इसका मतलब साफ है कि ये प्री प्लानिंग है। डीजे, हथियार, तलवार, हॉकी स्टिक जुलूस में बैन होना चाहिए। जो लोग ये काम करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ जहाँ अमित शाह जाने वाले थे वहीं वहीं ये हिंसा हुई है। वहीं पर जातिगत जनगणना में कोड के सवाल पर अजित शर्मा ने कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन वे लोग करते हैं, हम लोग सभी लोग एक हैं। मुसलमान लोग पहले हिंदू नहीं थे क्या? सब जानिए, ये सब इतिहास को जानिए। वे लोग इतिहास को नहीं जानते। भारत को आज़ाद कराने का समय कोई बीजेपी, आरएसएस वाले लोग थे क्या? जब कोई नहीं थे। इसलिए उनकी बात पर ध्यान मत दीजिए। हम लोग सब मिलजुल करके बिहार देश को एकजुट रख करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसके बाद पत्रकारों ने उनसे सवाल किया है कि आपका मानना है कि मुसलमान पहले हिंदू ही थे? इसके जवाब में अजित शर्मा ने कहा कि 80 से 90% तो वे लोग निश्चित तौर पर हिंदू ही थे। इतिहास जाकर के देखिए, सब कन्वर्ट हुआ है, कन्वर्टेड हैं। जहाँ कन्वर्ट तो सब लोग होते हैं ना, जब संथाल लोग बहुत से क्रिश्चियन हुए, हम कन्वर्टर होना चाहेंगे तो फिर हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। आप कन्वर्ट होना चाहते हैं तो आपको कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि गृह मंत्रालय ने हनुमान चालीसा की तैयारी को लेकर के सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी है। इसके तहत राज्य सरकारों को कानूनी व्यवस्था बनाए रखने, त्यौहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले किसी भी कारक की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। दरअसल रामनवमी पर बिहार और फिर पश्चिम बंगाल के कई जिलों में घटना के बाद से केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। इसलिए पहले से ही सभी राज्यों को त्यौहार के दौरान कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। इस बार केंद्र किसी भी तरह से चूक बर्दाश्त नहीं करेगी। रामनवमी पर हुई घटना अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। इसका सबसे ज़्यादा असर पश्चिम बंगाल के हुगली में देखने को मिला है। अब भी पश्चिम बंगाल और बिहार के कई शहर रुक रुक करके दहक रही है। उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी हनुमान जयंती को लेकर के आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा है कि आप केंद्र सरकार से फोर्स मंगाइए। अगर राज्य में पुलिस बल पर्याप्त नहीं है तो फिर आप पैरामिलिट्री फोर्स की मदद ले सकते हैं। आखिरकार हम अपने नागरिकों की सुरक्षा चाहते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि रामनवमी के दिन बिहार और फिर पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में हुई घटना के बाद फिलहाल अभी घटना थम सा गया है। इन सब के बीच बिहार के नालंदा जिले में अनिश्चितकाल तक इंटरनेट सेवा बंद कर देने की घोषणा कर दी गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के हुगली में हुई घटना के मामले में अब तक 50 से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर इन दोनों राज्यों में बीते दिनों हुई घटना के मामले को लेकर के सियासी बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखा प्रतिक्रिया दी है। जी हाँ, बिहार और फिर पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर हुई घटना को लेकर के अब एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिहार और बंगाल में हुई घटना के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा
कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दंगों को जरा भी अफसोस नहीं है। ओवैसी ने कहा है कि बिहार में हिंसा को रोकने में नीतीश सरकार नाकाम रहे हैं, यहाँ मुस्लिमों में डर पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकार की विफलता है, चाहे वह पश्चिम बंगाल सरकार हो या फिर बिहार सरकार हो या फिर कर्नाटक में इदरीस पाशा की मॉब लिंचिंग मामला हो, सभी जगह की राज्य सरकार क्या कर रही थी। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को बतौर पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में जदयू नीतीश कुमार को पीएम पद का प्रबल दावेदार बता रही है। हालांकि नीतीश कुमार कई बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि वे पीएम पद की रेस में नहीं हैं, वे बस विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक मंच पर लाना चाहते हैं। इसके बाद भी जदयू उन्हें पीएम कैंडिडेट बताने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। यह सोमवार को पटना में इफ्तार पार्टी के दौरान नीतीश कुमार के लिए लाल किले वाला मंच सजा करके एक बार फिर से ये मैसेज दिया गया है। जहां इसके साथ ही जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने लाल किले वाला मंच सजाने से पहले नीतीश कुमार को बतौर पीएम कैंडिडेट बताते हुए लाल किले वाला पोस्टर भी पटना की सड़कों पर लगाया है। पोस्टर पर लिखा गया था कि हम बिहार वाले हर कदम आपके साथ हैं, देश को आपका इंतजार है, रमजान मुबारक। जदयू भले ही नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बता रही है, लेकिन विपक्षी दलों से नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है। ले देखिए, एक आरजेडी एकमात्र पार्टी है जो जदयू के सुर में सुर मिलाती हुई, उनसे भी पिछले दिनों विधानसभा में ये ऐलान कर दिया गया कि नीतीश कुमार ही पीएम कैंडिडेट नहीं है। जब महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी कभी नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट नहीं मानती है। जब कांग्रेस ने एक बार फिर से दो टूक जवाब दिया है। यह कांग्रेस पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि सभी राजनीतिक दल के लोग चाहते हैं कि उनकी पार्टी के नेता पीएम बने। हमें इससे पहले 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र से हटाने के लिए काम करना चाहिए, फिर पीएम कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए, या उसके बाद इस पर चर्चा किया जाना चाहिए कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। अखिलेश सिंह ने कहा है कि अभी इस बात पर चर्चा की जरूरत नहीं है कि पीएम कौन होगा। अभी जरूरी है 2024 में पहले मोदी की विदाई हो या केंद्र की सत्ता से बीजेपी सरकार की विदाई हो, उसके बाद हमारा आला कमान और फिर लीडरशिप जो करेगा उसके हिसाब से पीएम पद पर बात होगी। दोस्तों देश में कई जगहों पर रामनवमी के मौके पर बड़ी घटना हुई, ये तो आपको पता है। जी हाँ, और बिहार भी इसमें अछूता नहीं रहा। हालांकि बिहार में रामनवमी में हुई हिंसा की बात तो हो रही है, लेकिन एक और नया मामला सामने आया है। नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी और उस पार्टी में पीछे लगी लाल किले की तस्वीर के बाद इन मुद्दों पर जमकर के राजनीति हो रही है। विरोधी पार्टियों से अब बयानबाजियां सामने आने लगी है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने नीतीश कुमार को एमपी आकर के सरकार कैसे चलाई जाती है ये सीखने की सलाह दे डाली है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश में रामनवमी के जुलूस पर फूल बरसाए जाते हैं, पत्थर नहीं। इसके साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि नीतीश कुमार को इफ्तार की नौटंकी बंद करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति गणना के दूसरे चरण में नामों को दर्ज कराने को लेकर के सख्ती रहेगी। अगर कोई व्यक्ति अलग अलग जगहों से 2 बार नाम लिखने का प्रयास करेगा तो फिर उसे पकड़ा लिया जाएगा, जहां वो पकड़ में आ जाएंगे। 2 स्थानों पर यानी कि 2 जगहों पर किसी एक व्यक्ति के नाम लिखाने के बाद दूसरा वाला आंकड़ा, बाद वाला आंकड़ा विवादित माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उसकी जांच पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। बाद में लिखाए जाने वाले आंकड़े रद्द कर दिए जाएंगे। जाति गणना के दूसरे चरण में दूसरी बार नाम लिखने वाले को पकड़ने के लिए ऐप में व्यवस्था की गई है। ऐप से पता चल जाएगा कि अमुक का नाम पहले से दर्ज है। परगणक के द्वारा घर घर जाने पर, सर्वेक्षण में परिवार के द्वारा दोबारा नाम जुड़वाने पर पकड़ में आ जाएगा। जाति गणना का दूसरा चरण 15 अप्रैल से 15 मई तक चलेगा। जाति गणना में परिवार से संबंधित कॉलम में यदि किसी व्यक्ति की 2 बार गणना प्रविष्टि की जाएगी तो फिर ऐप में उसी समय उसकी जांच हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति की गणना प्रविष्टि पूरे बिहार में यदि 1 से अधिक स्थानों पर की गई है तो फिर उसकी जाँच की व्यवस्था है। जांच के आधार पर व्यक्ति का नाम, पिता का नाम और स्वेच्छा से दिए गए आधार संख्या के द्वारा आधार पर ही होगा। दोस्तों बात करेंगे कि आधार कार्ड धारकों के लिए ये खबर बेहद काम की है। आपको बता दूं कि जो लोग आधार कार्ड में विवरण अपडेट करने की सोच रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि अब आधार डिटेल अपडेट करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। UIDAI के मुताबिक आधार कार्ड में नाम और जन्मतिथि जैसे डिटेल्स अपडेट करना अब मुश्किल होगा। इन विवरणों को आसानी से अपडेट नहीं किया जा सकता है।
आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल ना हो, इसके लिए UIDAI ने कुछ बदलाव किया है। आधार कार्ड जारी करने वाली संस्था UIDAI देश के सभी नागरिकों को आसानी से आधार अपडेट करने की सुविधा देती है। आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, लिंक, एड्रेस, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि जैसे कोई भी जानकारी अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आधार में भी जानकारी अपडेट करने के लिए UIDAI ने लिमिट तय कर रखी है? जी हाँ, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो बात करते हैं कि UIDAI ने खुलासा किया है कि आधार अपडेट के लिए किन दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। UIDAI ने नाम और जन्म तिथि जैसी चीज़ों को बदलने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम कर दी है। आप सिर्फ 6 दस्तावेजों से आधार कार्ड में जन्म तिथि बदल सकते हैं, जहाँ पासपोर्ट, सरकारी कर्मचारी का रिकॉर्ड, पेंशन रिकॉर्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट के जरिए ही जन्म तिथि बदली जा सकती है। अगर आपके नाम की स्पेलिंग में कोई भी गलती है या फिर शादी के बाद अपने सरनेम को बदलना चाहते हैं तो फिर आप चेंज करवा सकते हैं। या ऐसे में आधार कार्ड में आप केवल 2 बार ही नाम चेंज करवा सकते हैं। आप इसको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि आधार कार्ड बनवाते समय लिंक गलत दर्ज किया जाता है, तो आप इसे केवल मात्र एक ही बार चेंज कर सकते हैं। जन्म तिथि गलत दर्ज होने पर आप केवल एक बार उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आधार कार्ड में कुछ जानकारियां जैसे कि घर का एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फोटो, फिंगरप्रिंट और फिर रेटिना स्कैन, इन सबको आप बार बार कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट तय नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार के नालंदा और सासाराम में हुए कांड को लेकर के राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, यानी कि बिहार सरकार को जिम्मेदार बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि यह इंटेलिजेंस इनपुट था कि इस घटनाएं हो सकती है। इसके बाद भी सरकार इस घटना को रोकने में नाकाम रही है। 2016 में भी नालंदा में इस तरह की घटना हुई थी। ये पूरी तरीके से हुकूमत की नाकामी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 100 साल पुराने मदरसे को जला दिया गया, इसमें कोई अहम दस्तावेज नष्ट हो गए, लेकिन नीतीश कुमार को इन दस्तावेजों पर कोई भी तकलीफ नहीं है। कल इफ्तार पार्टी में चले गए और टोपी पहन लिए। नीतीश कुछ तो हमदर्दी दिखाते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये खुली साजिश है। बीजेपी दंगों के जरिए ध्रुवीकरण कराना चाहती है, जबकि नीतीश और तेजस्वी चाहते हैं कि मुसलमानों के दिलों में खौफ करें ताकि उनके वोट का इस्तेमाल वे अपनी राजनीति के लिए कर सके। राज्य सरकार ने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इस बीच दोनों शहरों में अपराधियों की पहचान के लिए पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। दोनों शहरों में सुरक्षा कर्मियों की अतिरिक्त कंपनियां तैनात कर दी गई है। दोस्तों बात करेंगे कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 3 अप्रैल से आवेदन शुरू हो गए हैं। जहां अभ्यर्थी मैट्रिक कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए 7 अप्रैल तक, मात्र कल तक आप आवेदन कर सकते हैं। जहाँ इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिलों को निर्देश दे दिया है। जब बिहार बोर्ड की ओर से दिए गए निर्देश के मुताबिक कंपार्टमेंटल परीक्षा में वे विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर शैक्षणिक सत्र 2020-21 और फिर 21-22 के लिए मान्य है। विद्यार्थी स्कूल के प्राचार्य के माध्यम से कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे। आवेदन करने के साथ ही परीक्षार्थियों को ऑनलाइन फीस भी जमा करनी होगी। स्कूल के प्राचार्य छात्रों को फॉर्म डाउनलोड करके देंगे। इसके बाद छात्र उसे भर करके स्कूल में जमा करेंगे। छात्रों के फॉर्म को स्कूल के प्राचार्य बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सामान्य छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क 950 रुपये और फिर आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए ये शुल्क 835 रुपये तय किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कई शहरों पर प्रदूषण की मार है, जहाँ लोगों के सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। कल एक बार फिर से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI से जुड़ी रिपोर्ट्स प्रदेश के वातावरण को लेकर के लोगों की चिंता बढ़ाई है। देश का 5वां सबसे प्रदूषित जिला भागलपुर रहा, जब बिहार में सबसे प्रदूषित शहर स्मार्ट सिटी भागलपुर ही रहा। मंगलवार को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI संबंधित रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि भागलपुर बिहार का सबसे प्रदूषित शहर रहा। वही देश भर में ये 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। जब मंगलवार को यहाँ प्रदूषण का स्तर 222 था, वहीं पटना का AQI मंगलवार को 176 दर्ज किया गया। मुजफ्फरपुर का 181 तो फिर सहरसा का 216 रहा। बेगूसराय 218 और फिर बेतिया 219 रहा। कटिहार का AQI मंगलवार को 221 दर्ज किया गया। तो आपको बता दूं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु की गुणवत्ता को मापने की इकाई है, जहाँ 50 AQI को अच्छा माना जाता है, जबकि 51 से 100 AQI अलार्म है। जहाँ 101 से 150 अगर AQI रहे
तो फिर एहतियातन बच्चे, बुजुर्ग और सांस की बीमारी वाले मरीजों को घर के बाहर तक निकलने के लिए मना कर दिया जाता है। 201 से ऊपर AQI रहे तो फिर अन्य लोगों को भी एक सीमा तक ही बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। 300 से ऊपर रहे तो यह काफ़ी खतरनाक माना जाता है। जी हाँ, अच्छे लोगों को बीमार कर सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सफ़ेद बालू के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, जबकि पीले बालू यानी कि बोलचाल की भाषा में लाल बालू जिसे कहा जाता है, उसको लेकर की होड़ मची है। पीला बालू सरकार का खजाना भी भर रहा है और ठेकेदारों की जेबें भी भारी कर रहा है। दूसरी तरफ कई जिलों में सफ़ेद बालू की बंदोबस्ती के लिए ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह पीले बालू की ज़्यादा मांग और फिर पीला और सफ़ेद बालू घाटों की बंदोबस्ती के लिए एक समान दर होना है। जहाँ दक्षिण बिहार के 18 जिलों की नदियों में पीला बालू जबकि 17 जिलों में सफ़ेद बालू पाए जाते हैं। शेखपुरा, अररिया और कटिहार जिलों में बालू नहीं है। जहाँ गंगा नदी के उत्तरी भाग में जिलों में सफ़ेद बालू उपलब्ध है, इसका उपयोग मुख्यतः भरपाई कार्यों में किया जाता है। वहीं पीला बालू वाले जिलों की बंदोबस्ती क्षमता सफ़ेद बालू जिलों की से अलग है, यह क्योंकि निर्माण कार्य में पीला बालू की मांग अधिक है, जबकि भराई कार्य के लिए सफ़ेद बालू की मांग ज़्यादा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में तेज पछुआ हवाओं के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ गई है। जब विभिन्न जिलों में आग लगी के चलते 4 लोगों की जान गई है, जैसे साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी जलकर के राख हो गई। मृतकों में 2 पटना, 1 बक्सर और 1 सीतामढ़ी जिले की हैं। आगजनी की घटनाएं 16 जिलों में हुई है, जहाँ 9 जिलों में कहीं बड़े पैमाने पर तो कहीं आंशिक रूप से फसल को नुकसान हुआ है। बक्सर के कर्मा गांव में झोपड़ी में आग लगने से 4 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। कैमूर, छपरा, बेगूसराय, रोहतास, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, मुंगेर में भी फसलों को नुकसान हुआ है आग लगने की वजह से। वहीं पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और दरभंगा में और 6 मवेशी जल गए हैं, जिससे उनकी भी मौत हो चुकी है। उधर अररिया, खगड़िया, पूर्णिया में आग लगने जाने से घर, अनाज, कपड़े, बर्तन आग की भेंट चढ़ गए हैं। इससे लाखों रुपए की क्षति हुई है। दोस्तों बात करेंगे कि रामनवमी के बाद बिहार की सियासत में जमकर के बयानबाजी हो रही है, जब बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के सरकार पर जोरदार हमला बोल रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार तुष्टिकरण की राजनीति करने लगे हैं। जब तक तुष्टिकरण की राजनीति वे नहीं करेंगे तब तक बिहार में रूल ऑफ लॉ चला। अब रूल ऑफ लॉ खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री बूढ़े हो गए हैं और सरकार चलाते चलाते थक भी गए हैं। जब प्रदेश का 2 जिला जल रहा है और नीतीश कुमार लाल किला बनवा करके इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, उनको इलाज की जरूरत है। बिहार के विकास में योगदान दीजिए। साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि सुशासन बाबू, आप सुशासन के लिए जाने जाते थे, लेकिन आप अब थक गए हैं, तो अब आप आराम कर लीजिए। आगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री आराम से लाल किला का फोटो बनवा करके देश को मैसेज दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इससे बड़ा बिहार का दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बिहार के 2 जिला जल रहा है और ये जनता को प्रधानमंत्री बनने का मैसेज दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार अब तुष्टिकरण की राजनीति करने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कोरोना के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 9 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना के मामले में धीरे धीरे वृद्धि हुई है, जिसके बाद बिहार में अब सक्रिय मामलों की संख्या 46 हो गई है। आपको बता दूं कि बीते 24 घंटे में बिहार में कुल मिलाकर के 47,208 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इनमें से 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जहां पटना में 7, सीतामढ़ी में 1 और पूर्वी चंपारण में 1 शामिल है। जब पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर ने सिविल सर्जन को भी सभी PSA ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र और फिर संबंधित उपकरणों को चालू हालात में रखने का निर्देश दिया है। दोस्तों अगर आप अक्सर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए ज़रूरी है। जब रेलवे की तरफ से AC कोच में सफ़र करने वालों को चादर, तकिया, तौलिया जैसे ज़रूरी सामान मिलते हैं, लेकिन रेलवे के नोटिस में आया है कि अक्सर लोग इन चीज़ों को सफ़र करने के बाद घर लेकर चले जाते हैं। ये पूरी तरीके से गैरकानूनी है, गलत है। ट्रेन के सफ़र में इन सामानों को आपकी सुविधा के लिए दिया जाता है, ना कि घर ले जाने के लिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यदि कोई यात्री ऐसा करते हुए पाया जाता है तो फिर रेलवे के नियम अनुसार उसे जेल भेजा जा सकता है या फिर उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जी हाँ, रेलवे प्रॉपर्टी एक्ट 1966 के तहत आप ट्रेन में रखे किसी सामान को चुराते हैं या फिर अपने साथ ले जाते हैं तो फिर पहली बार में 1 साल की जेल या फिर 1,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इस काम को बार बार करता है तो फिर उसे जुर्माने के साथ 5 साल की जेल भी हो सकती है। ये कार्रवाई IPC के सेक्शन 378 और फिर 403 के तहत की जाती है।
दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में 12वीं कक्षा के सिलेबस से मुगल इतिहास के चैप्टर्स हटाने का निर्णय लिया गया है। एनसीईआरटी ने इतिहास की किताब से मुगल दरबार और फिर शासक चैप्टर को हटाया जा चुका है, जिसके साथ साथ 11वीं कक्षा से भी कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं। इसको लेकर के अब एनसीईआरटी चीफ ने सफाई भी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि इस बारे में बोला है कि बच्चों पर बोझ कम करना था, इसीलिए दोहराव वाली चीज़ें हटाई जा चुकी है। एनसीईआरटी चीफ दिनेश प्रसाद सोलंकी ने इस बारे में बोला है कि ये गलत है, झूठ है। मुगलों को हटाया नहीं गया है। जब कोविड के बाद सिलेबस कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि बच्चों पर लोड कम हो सके। एक्सपर्ट ने सिलेबस कम किया है और फिर कुछ नहीं है। जहाँ 6ठी कक्षा से 12वीं तक एक्सपर्ट ने देखा और फिर गैर जरूरी लोड को हटा दिया गया। वहीं 12वीं कक्षा में मुगलों के चैप्टर हटाने पर दिनेश सोलंकी ने कहा कि 12वीं कक्षा में भी मुगलों की पढ़ाई अभी भी जारी रहने वाली है, बस थोड़ा वर्कलोड कम किया गया है। बस जिन चीज़ों का रिपीटेशन हुआ है उन्हें ही साइड कर दिया गया है। महत्वपूर्ण चीज़ जैसे जो मुगलों की पॉलिसी थी वह रखी जा चुकी है। इतिहास से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है, बस 2 चैप्टर की जगह 1 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों बात करेंगे कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल और फिर बिहार में हुई घटनाओं को लेकर के ममता बनर्जी और नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया है। दोनों नेताओं ने कहा है कि रामनवमी के अवसर पर ऐसी घटना दर्शाती है कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था सही नहीं है। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पीएम मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन हमारे देश में ही 2 राज्यों में ये ऐसी घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा है कि आखिर सवाल उठ रहा है कि इस हिंसा के पीछे समाज का एक तबका है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति उन्हें बढ़ावा दे रही है। वहीं पर एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब भी किसी राज्य में ऐसी घटना होती है तो फिर उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर आती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को आग के हवाले कर दिया गया या फिर मुस्लिमों की दुकानों को निशाना बनाया जाना, ये सब साजिश के तहत हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते थे कि नालंदा एक संवेदनशील जिला है, फिर भी वहां अशांति थी। सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी राज्य में मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये राज्य सरकारों की विफलता है, चाहे वह पश्चिम बंगाल सरकार हो या फिर बिहार सरकार या फिर कर्नाटक में इदरीस पासा की मॉब लिंचिंग सरकार आखिर क्या कर रही थी। दोस्तों अक्सर लोग बदलते मौसम के साथ फ्लू को हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन अब लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में हुए एक अध्ययन में यानी कि एक रिसर्च में वैज्ञानिकों की टीम ने ये चेतावनी दी है कि फ्लू के कारण हार्ट अटैक का जोखिम 2 गुना हो गया है। इस पर बात करते हुए डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि जैसे कोरोना में आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट्स देखे गए थे और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने का जोखिम काफ़ी बढ़ गया था, ठीक उसी तरीके से फ्लू में भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फ्लू का जो संक्रमण है ये अपना रूप बदलता रहता है और फिर इसके साथ साथ बॉडी पर इसके गंभीर असर भी हो रहे हैं। फिलहाल अभी इस पर रिसर्च जारी है क्योंकि कोरोना से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा है या फिर फ्लू के कारण भी हार्ट अटैक हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि जदयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 12वीं कक्षा एनसीईआरटी द्वारा 12वीं कक्षा के इतिहास के पाठ्य पुस्तक से मुगलकालीन एवं शीत युद्ध के अध्याय को हटाना भारत के इतिहास से छेड़छाड़ करने की गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि जो छात्र भारत में मुगल काल की घटनाओं से परिचित नहीं होंगे वे आधुनिक भारत की बातों का परिप्रेक्ष्य एवं आधार से परिचित ही नहीं हो पाएंगे। वे कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल एवं लाल किला का संदर्भ कैसे समझ पाएंगे, ये सोचने की बात है। विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इसी प्रकार बिना शीत युद्ध की जानकारी के लिए कोई व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दुनिया के इतिहास एवं 120 देशों के गुट निरपेक्ष आंदोलन को जिसके नेतृत्वकर्ता देशों में से एक भारत का था कैसे समझेगा। यही वह वक्त था जब आज़ादी के भारत ने पूरी दुनिया में एक नृत्यकर्ता देश के रूप में अपनी दमदार उपस्थिति बनाई थी, लेकिन मोदी सरकार द्वारा इन सब चीज़ों को अब हटाया जा रहा है या इन सब इतिहास को अब हटाया जा रहा है। आने वाले पीढ़ी इन सब से अनजान होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार दिव्यांग बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाएगी। इसके लिए पूरे बिहार में विशेष अभियान चलेगा। इसके तहत सभी दिव्यांग बच्चों को स्कूल तक लाया जाएगा। जहाँ शिक्षा विभाग ने इसके लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। यह सरकार की योजना है कि कोई दिव्यांग बच्चा
बगैर स्कूली शिक्षा के ना हो, इसके लिए उन्हें हर हाल में स्कूल तक लाया जाए और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाए। इसके लिए पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में दिव्यांग बच्चों की तलाश की जाएगी। इसके लिए विशेष सर्वे अभियान चलाया जाएगा। जहाँ शिक्षा विभाग की कार्य योजना के अनुसार 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ा जाएगा और वहाँ उनकी व्यवस्था होगी। यहाँ वे अपने शैक्षणिक और अन्य संबंधित कार्यों को पूरा करेंगे। इसके अलावा 6 साल से ऊपर के बच्चों को निकट के सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाया जाएगा। यहाँ उनके अध्ययन की व्यवस्था होगी, जबकि दिव्यांग लड़कियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नामांकित कराने की योजना है। उम्र और फिर योग्यता के हिसाब से उन्हें विभिन्न वर्गों में प्रवेश मिलेगा। जब कोई बच्चा यदि पहले से स्कूल में नामांकित है और फिर किसी कारण से स्कूल छोड़ दिया है तो फिर उन्हें उनके लिए विशेष प्रावधान होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इस साल 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद करने की सरकार ने यह घोषणा की है। 31 मई तक गेहूं की खरीद होगी। इस बार 10 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार में लगातार गेहूं की खरीद में गिरावट आई है। जहाँ कम समर्थन मूल्य लिखने के कारण किसान पैक्सों और फिर व्यापार मंडलों में गेहूं बेचने की बजाय बाजार में बेच रहे हैं। इसका नतीजा ये रहा है कि बीते साल 2022-23 में महज 641 किसानों ने पैक्सों और फिर समितियों में जाकर के गेहूं की बिक्री की है, जबकि बिहार में 1 करोड़ 93 लाख रजिस्टर्ड किसान हैं। इस साल बक्सर, जमुई, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, नवादा तथा पूर्णिया में महज एक किसान ने सरकारी समितियों में गेहूँ की बिक्री की थी। इस बार 10 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार भी समर्थन मूल्य किसानों की अपेक्षा से कम रहे। यह किसानों का कहना है कि वर्तमान समर्थन मूल्य पर पैक्सों को गेहूं बेचने से कम फायदा होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने संसदीय क्षेत्र जमुई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि जो कोई भी देश की एकता और फिर अखंडता को तोड़ने की साजिश रच रहा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बिना जांच के किसी निर्दोष पर एक्शन नहीं लेना चाहिए। जमुई सांसद चिराग पासवान ने कहा है कि इस प्रकरण पर मैंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा था कि अगर ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है तो फिर उन लोगों को भी पकड़ना चाहिए जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जो लोगों को बोली और फिर भाषा के आधार पर बांटने का प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि अगर इनमें से कोई भी एक तस्वीर भी सही है तो फिर ये चिंता का विषय है, लिहाजा उन दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, क्योंकि देश की 60% जनता का कहीं ना कहीं रेल से परस्पर संबंध जरूर रहता है। आपको बता दूं कि रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में कमाई के मामले में भी रिकॉर्ड बनाया है, जिसके बाद एक बार फिर से सीनियर सिटीजन को किराए में छूट की बातें उठने लगी है। यही नहीं, रेलवे सूत्रों का दावा है कि बहुत जल्द फिर से सीनियर सिटीजन को रेल किराए में पहले की तरह छूट मिलने लगी। हालांकि रेलवे की ओर से इसकी कोई भी घोषणा नहीं हुई है। आपको बता दूं कि कोविड महामारी के दौरान रेलवे की आर्थिक हालात खराब हो गई थी, जिसके चलते रेलवे ने सीनियर सिटीजन्स को दी जाने वाली छूट बंद कर दी गई थी। तभी से सीनियर सिटीजन्स की छूट बहाली की मांग हर ओर उठ रही है। संसद की समिति ने भी छूट बहाली की सिफारिश कर दी है। जानकारी के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों को 50% तक छूट किराए में दी जाती थी, जिसे फिर से बहाल करने की मांग उठ रही है। रेलवे के मुताबिक ये वित्तीय वर्ष काफ़ी अच्छा रहा है, जिसके लिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस बार सीनियर सिटीजन्स के फिर से किराए में छूट का लाभ मिलेगा। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।